नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ BMW सीरीज। इसके अंदर ये फाइनल सीरीज है और इसमें अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो यहाँ राइट हैंड साइड पर क्लिक कर सकते हो। ये BMW एक सब्सक्राइबर की और यहाँ पर बहुत सारा काम होने आई थी हमारी वर्कशॉप में। तो इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके इंजन को टैकल करेंगे, इसकी सीट को ठीक करेंगे, इंटीरियर को साफ करेंगे, बाहर से गाड़ी सारी बफ होगी और आखिरी में हम इस गाड़ी को अलवर डिलीवर करने जाते हैं, जिसमें हमको 4 से 5 घंटे लग गए थे रोहतक टू अलवर। तो चलो बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एयर बॉक्स, एयर फिल्टर सब कुछ रिमूव करेंगे। एयर फिल्टर रिमूव करने के बाद हम इसके मैनीफोल्ड को रिमूव करेंगे, जिसके अंदर सारे के नट होते हैं। एक मैंने वीडियो इस पे बनाई हुई है, यहाँ पर लिंक कर दूंगा अगर आपको देखना है तो। इस मैनीफोल्ड के अंदर सारे साइड पर बहुत सारे नट होते हैं, अराउंड 10 to 12 इसके अंदर नट होते हैं और इसको रिमूव करने के लिए आपको और सारी चीजों को साइड पर करना पड़ता है। इस गाड़ी का EGR भी रिमूव होगा और इसका मैनीफोल्ड भी रिमूव होगा। रिमूव करने का कारण है कि इसके अंदर बहुत जल्दी कार्बन बिल्डअप हो जाता है और ये गाड़ी सिर्फ 85,000 चली है, बट फिर भी इसके अंदर कार्बन बिल्डअप आप देख सकते हो। ये EGR की साइड है और यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा कार्बन बिल्डअप है इसके अंदर। और इसका जो ये फ्लैप्स हैं यहाँ पर भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा कार्बन बिल्डअप है। यहाँ से एयर आपके इंजन के अंदर जाती है और EGR के थ्रू ये गैसेस इतनी होती हैं गर्म कि यहाँ पर कार्बन सूट हो जाता है। इंजन के इनटेक साइड पर देखो तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कार्बन बिल्डअप है 85,000 पर कि लोगों को यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी इतना कार्बन बिल्डअप हो सकता है। ये गाड़ी पहली बार खुली थी, आई मीन इसका मैनीफोल्ड पहली बार उतरा है। और यहाँ पर देख सकते हो अगर हम इसके जो इनटेक पोर्ट्स को जब साफ कर रहे थे तो कितना ज़्यादा इस पे सोट लेवल था। जब आप ऐसे कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो इसका ज़्यादा लार्ज चंक्स हैं वो नीचे ना गिर जाए सिलेंडर के अंदर, तो उसमें डैमेज कर सकता है वो। तो टेक योर टाइम, और इंजन को रोटेट करना पड़े तो रोटेट करो, बट ये साफ करते टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि इंजन के अंदर कुछ गिरे ना। और इसमें बहुत सारा टाइम लगा था और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कितना ही साफ कपड़ा लो आप, एक बार वाइप करते ही इतना ज़्यादा कार्बन जो इसके ऊपर बिल्डअप है वो उसके ऊपर आ जाता है। ये एयर इनटेक साफ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपके इंजन के अंदर एयर जाती है। अगर एयर ढंग से नहीं जाएगी तो परफॉर्मेंस पे और फ्यूल एफिशिएंसी पे काफी फर्क पड़ता है। तो ये 4 सिलेंडर इंजन है इसके अंदर, नहीं तो अगर 6 सिलेंडर होते तो आपको और होल्स होते जो कि आपको साफ करने पड़ते। कपड़े की हालत यहाँ पर आप देख सकते हो कैसी है। उसके बाद हम इसके मैनीफोल्ड को डीजल से साफ करेंगे। उस पहले पेट्रोल से, फिर डीजल से, फिर वॉश करके उसके बाद आखिरी में हवा मारकर इसको साफ किया जाता है। तो यहाँ पर ये डीजल डाला जा रहा है और इसको अच्छे से पहले ब्रश से साफ करा जाएगा, उसके बाद इसको पेट्रोल से साफ करा जाएगा, उसके बाद इसको धोया जाएगा पानी से, उसके बाद इसको एयर से सुखाया जाएगा। तो उसके बाद ये बिल्कुल ऐसा क्लीन हो जाएगा कि इसके अंदर कुछ था ही नहीं। तो इसके अंदर बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप ये घर पर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास एयर अवेलेबल हो। पेट्रोल डीजल तो चलो आ ही जाता है। इसके अंदर अराउंड मैनीफोल्ड और EGR के अंदर 10 से 15 लीटर का डीजल और पेट्रोल लगा था। ब्रश से आपको जितने भी इसके इनटेक के पोर्ट्स हैं अंदर तक मैनीफोल्ड में उसको साफ करना पड़ता है। और इस 4 सिलेंडर के इंजन के अंदर इसके ऊपर जो मैनीफोल्ड की गैस्केट होती है वो इसके 12 फ्लैप के अंदर ही बिल्ट इन होती है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। 6 सिलेंडर के अंदर मैनीफोल्ड की गैस्केट और फ्लैप्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये 4 सिलेंडर का इंजन के मैनीफोल्ड को साफ करना आसान है क्योंकि इसका मैनीफोल्ड की जो फ्लैप्स हैं वो हट जाते हैं। 6 सिलेंडर के अंदर फ्लैप्स जो होते हैं वो आसानी से रिमूव नहीं होते अगर आप बहुत टाइम के बाद निकाल रहे हो तो। और यहाँ पर इसके बाद इसको पेट्रोल से यहाँ पर साफ किया गया था। 12 फ्लैप्स हैं या फिर इसकी गैस्केट है जो कि इसके अंदर बिल्ट इन होती है, इसको भी ढंग से साफ किया गया था। ये साफ करने का कारण आप समझ ही सकते हो। अगर ये जो फ्लैप्स हैं ये एयर को फ्लो करते हैं, मतलब ये बंद होते हैं और खुलते हैं और उतना ही हवा आपके इंजन के अंदर जाता है। तो ये साफ होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर यही क्लॉग्ड अप होंगे तो ढंग से एयर फ्लो नहीं होगा। तो इसके अंदर भी काफी टाइम चला जाता है, बट इसको हमको साफ करना पड़ता है। वैसे ही सेम डीजल पेट्रोल, उसके बाद इसको वॉश किया जाएगा। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये आपके EGR और मैनीफोल्ड को ज्वाइन करता है। एक साइड पर ये EGR कूलर पर लगता है और दूसरी साइड पर ये इनटेक पर लगता है, तो इसको भी हमको साफ करना पड़ता है। इसके साथ इसका जो थ्रॉटल बॉडी है वो भी साफ हुआ था मैनीफोल्ड के साथ। मैनीफोल्ड से नीचे एक इंटरकूलर तक पाइप जाती है, उसको भी साफ किया गया था। जो भी चीज है जिसके अंदर कार्बन बिल्डअप हो सकता है उस सभी चीज को साफ किया गया था। तो ये सब कुछ साफ करने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए। अगर आप घर पर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर ग्लव्स पहनो, आपके हाथ इतने गंदे नहीं होंगे क्योंकि ये कार्बन जो होता है या कार्बन सुट जो होता
होता है इसके अंदर, वो बहुत चिपचिपा टाइप होता है। अगर वो कहीं पर कपड़े पे लग जाता है तो वो उतरता नहीं है। तो जब भी अगर आप घर पर ये साफ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ों का ध्यान रखो। और इसको आप देख सकते हो यहाँ पर कितना गंदा हो चुका है। ये सिर्फ 85,000 किलोमीटर चली है गाड़ी और 2014 मॉडल है ये, दिसंबर का। तो इतनी ज़्यादा किलोमीटर नहीं चली कि लोगों को लगे। और इस गाड़ी के अंदर अदरवाइज चलाने में ऐसा फील नहीं हो रहा था, मतलब मैंने चलाई जब मेरे को फील हुआ, बट कस्टमर को इतना फील नहीं हो रहा था कि कोई इसके अंदर दिक्कत है। बट मैंने जब चलाई तो मेरे को इनिशियली लगा था कि इसके अंदर थोड़ा सा पिकअप कम है। तो इस कारण से मैंने उनको सजेस्ट किया था मैनिफोल्ड और ईजीआर को साफ करने के लिए। और एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आगे जाके ये ईजीआर और मैनिफोल्ड ख़राब हो सकता है। मैनिफोल्ड के ऊपर जो एक मोटर होती है, एक्चुएटर होता है, वो ख़राब हो सकता है आगे जाकर। और ईजीआर वेल्व ख़राब हो सकती है, कूलर में क्रैक आ जाते हैं कई बार। तो इनको टाइम टू टाइम एटलीस्ट 40,000 किलोमीटर तक, 40 मैक्सिमम 50,000 किलोमीटर पर इनको साफ करना चाहिए, ईजीआर और मैनिफोल्ड दोनों को। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैनिफोल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली साफ हो चुका है। इसके बाद वॉश किया गया था, उसके बाद इसको एयर आउट किया गया था। तो मैनिफोल्ड साफ होने के बाद बिल्कुल कंप्लीटली, उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया डीजल और पेट्रोल से साफ किया गया। उसके बाद ये सेम प्रोसीजर ईजीआर वेल्व और ईजीआर कूलर पर भी हुआ था। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये ईजीआर कूलर और ईजीआर वेल्व एक साथ है, इनको रिमूव किया गया था इन साफ करने के लिए। अब यहाँ पर जो ये आप देख रहे हो दो जो पाइप लगा रहा है छोटी सी, ये आपके ब्लॉक के अंदर कूलेंट फ्लो करने के लिए होती है। एक ऊपर लगती है एक नीचे, क्योंकि इस ईजीआर वेल्व के अंदर या ईजीआर कूलर के अंदर कूलेंट फ्लो होता है ताकि ये कूल डाउन हो पाए अच्छे से। और यहाँ पर ये जो पाइप्स होती हैं, छोटी पाइप यहाँ पर देख रहे हो आप, अगर ये आपकी गाड़ी में ढीला है जैसे आप अभी लगा रहे हो, क्योंकि इसके ऊपर रबर होती है वो खराब हो जाती है, तो यहाँ पर आप एनाबॉन्ड टाइप का गैस्केट मेकर कुछ यूज कर सकते हो ताकि ये आगे जाकर दिक्कत ना करे। अब ये इसका ईजीआर कूलर और वेल्व बिल्कुल तैयार है वापस लगाने के लिए, और इसको हम इंजन में यहाँ पर आगे लगाते हैं। 6 सिलेंडर के अंदर आपको रेडिएटर फैन निकालना पड़ता है, बट 4 सिलेंडर के अंदर आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं होती। इस ईजीआर वेल्व और कूलर को आप एक साथ भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो। यहाँ पर हमने ईजीआर वेल्व और ईजीआर कूलर दोनों साफ किया था, इसलिए हमने इनको दोनों को एक साथ में निकाला। बट अगर आपके वेल्व खराब है तो आप वेल्व को अलग निकाल सकते हो। इसके ऊपर 2 ही नट होते हैं आगे, तो इसके ऊपर चारों साइड पर अराउंड 6 नट होते हैं ऊपर नीचे, जो कि एग्जॉस्ट की साइड होते हैं, और 4 बीच में होते हैं। और 2 जो ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हो ये मैनिफोल्ड यहाँ पर लगेगा ऊपर, तो इसलिए होता है। और ये सुपर टाइट करने की जरूरत नहीं, ये हैंड टाइट ही काफी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पीछे प्लास्टिक के जो मैं आपको बता रहा था छोटी पाइप हैं जो इसके नीचे लगती हैं कूलेंट के लिए, अगर आप ज्यादा टाइट करोगे तो वो टूट भी सकती हैं और इसकी वजह से इसमें कूलेंट लीक हो सकती है। तो जब भी आप ये ईजीआर कूलर या ईजीआर वेल्व निकालो तो बाद में चेक कर लेना कि ईजीआर या ईजीआर कूलर से कहीं पर कूलेंट लीक तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि कहीं पर कोई नट ढीला तो नहीं रह गया और नीचे की जो दोनों पाइप हैं वो ढंग से तो लग गई हैं। इनटेक पोर्ट्स हमने यहाँ पर ब्लॉक कर दिए थे ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए, और जितना भी इसके अंदर इनटेक पोर्ट्स थे यहाँ पर आप देख रहे हो इनको साफ किया गया था, और इसको बाद में वैक्यूम भी लगाया गया था ताकि इसके अंदर कोई ज्यादा चंक्स हो तो वो रिमूव कर पाए। इसके बाद इसको फाइनल वाइप डाउन किया जाता है, और इसके जो सिलेंडर है साइड पर जहाँ पर आप एल्यूमिनियम की शाइन देख रहे हो इसको भी साफ किया जाता है ताकि जो इसकी गैस्केट है जो कि स्वेल फ्लैप के ऊपर ही है वो अच्छे से सील बना पाए और लीक ना हो एयर यहाँ से। और ये साइड आप देख सकते हो जैसे पहले कैसी थी और अब कैसी है। ये हिस्सा जब मैंने पहले रिमूव किया था, जब आपने यहाँ पर देखा होगा कि ईजीआर की साइड से जो ये आता है कनेक्टर, ये कितना गंदा था, मैं आपको यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। उसके बाद ये मैनिफोल्ड को भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसकी कंडीशन और पहले की कंडीशन कैसी थी। स्वेल फ्लैप की कंडीशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले और अब में दिन रात का फर्क है, और एक कार की परफॉर्मेंस में बहुत बूस्ट करने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको असेंबल करना होता है। सबसे पहले स्वेल फ्लैप वापस जाएंगे जहां से हमने निकाले थे, ये रही इसकी ऊपर की मोटर जो कि स्वेल फ्लैप को एक्टिवेट करती है और ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होती है। तो यहाँ पर ये पीछे इसका एक्चुएटर लगेगा ऊपर सबसे पहले 3 नट के साथ, और उसके बाद इसका जो गैस्केट है वो लगेगी। यूजुअली पहले गैस्केट लगती है उसके बाद मोटर लगती है, बट आप चाहो तो इसको लगा सकते हो। ये सिंपली स्नैप ऑन होती है, इसमें कोई नट की जरूरत नहीं होती और इसके अंदर ही बिल्ट इन होती है इसकी गैस्केट। जब आप ये लगाओ तो जैसे आपने निकाला था ध्यान रखना ताकि आप इसको खराब ना कर पाए। ये अराउंड 4 से 5 हजार की है, और अगर आपको रिप्लेस करनी पड़ती है तो मेक श्योर कि आप इसको कहीं से तोड़ो नहीं, क्योंकि वहां से फिर हवा निकल सकती है, लीक हो सकती है। यहाँ पर इसको वापस लगाने से पहले चेक कर लेना स्वेल फ्लैप ढंग से चल रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद आपने जैसे निकाला था इसको वैसे ही आप इसको वापस लगाओगे, और टेक योर टाइम। इसके अंदर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जितने भी नट हैं वो एकदम से ये बैठेगा, उसके बाद आप इसको टाइट करना स्टार्ट करना। एक एंगल पर सिलेंडर पर बैठता है, और जैसे कि अभी यहाँ पर ये ऑलमोस्ट बैठ गया है, उसके बाद हम इसके नट को टाइट करना स्टार्ट कर सकते हैं 1 बाय 1। इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न में आपको टाइट करना होता है, और मेक श्योर कि
कि कहीं पर कोई वायर या फिर कोई वैक्यूम लाइन इसके ऊपर पिंच ना कर रही हो। तो उसके बाद आपको हैंड टाइट करना होता है पहले सारे नटों को, और उसके बाद इसको आखिरी में टॉर्क टू स्पेक करना होता है। जितना ज्यादा से ज्यादा इसका शायद 15 से 20 न्यूटन मीटर है मैक्सिमम, क्योंकि प्लास्टिक का पार्ट है तो इतना आपको जरूरत नहीं पड़ती। गैस्केट अपना काम करती है तो आपको इतना ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। उसके बाद हम यहाँ पर ये मॉड्यूल लगा सकते हैं और इसकी वायरिंग जितनी भी थी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हो, यहाँ पर ये इसकी थ्रॉटल बॉडी है, इसको भी आपको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो नीचे थ्रॉटल बॉडी है ये भी सबसे पहले साफ हुई थी, बट ये यहाँ से थ्रॉटल बॉडी, मैनिफोल्ड, EGR वेल्व, EGR कूलर, कई केसेस में जिसमें ज्यादा गाड़ी चली होती है उसमें DPF भी, सारी चीजें अगर एक साथ साफ कर दो आप तो गाड़ी के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आ जाती है एकदम से। और यहाँ से पीछे हम इसकी जो पॉजिटिव की वायर है जो कि ऑल्टरनेटर पर लगती है उसको यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर क्लिप्स थी वायरिंग की वो वापस लगा देते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं बेल्ट पर। जो इसकी वी बेल्ट थी वो बहुत ही क्रैक हो चुकी थी क्योंकि पुरानी थी, तो उसके बाद हमने इसकी न्यू वी बेल्ट लगाई थी। ये वी बेल्ट आपको कहीं पर भी धोखा दे सकती है। अगर क्रैक्स आने स्टार्ट हो गए हैं तो आई वुड रेकमेंड आप इसको रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, अराउंड 2-3 मैक्सिमम 4,000 रुपए की होती है। तो गाड़ी के हिसाब से जितने की भी है तो आपको ये सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। अगर आप लॉन्गर ट्रिप्स मारते हो या फिर ज्यादा जगह ड्राइव करते हो आप गाड़ी, तो ये वी बेल्ट आपको धोखा देने से बचा सकते। उसके बाद आपको इसको वी बेल्ट उतार कर नई वी बेल्ट यहाँ पर लगाई गई थी। उसके बाद इसका जो एयर फिल्टर है वो भी चेंज किया गया था। यहाँ पे ये रहा कॉर्टिको का नया एयर फिल्टर, और एयर बॉक्स भी बाहर ही था तो इसलिए यहाँ पर ये आसानी से आपको दिखा पाए थे। नया एयर फिल्टर और पुराने एयर फिल्टर में दिन रात का फर्क था। ऐसे टाइम पे मैं रेकमेंड करता हूँ कि ऑयल और ये सब सारे एक बेसिक सर्विस हो जाए, बट कस्टमर ने अभी 6-7 हज़ार किलोमीटर पहले कह रहे थे ऑयल चेंज किया था, ऑयल फिल्टर, बट एयर फिल्टर नहीं किया था। तो एयर फिल्टर हमने यहाँ पर चेंज कर दिया था। उसके बाद हम इसके इंजन माउंट्स पर बढ़ते हैं। नीचे यहाँ पर आपको बोल्ट्स मिलेंगे 2 यहाँ पर ऐसे नीचे, और 3 बोल्ट होंगे टोटल दोनों साइड पर इसके इंजन माउंट को रिमूव करने के लिए। आई वुड रेकमेंड कि आप इसको लिफ्ट पर करो, क्योंकि गाड़ी को आपको लिफ्ट पर ऐसे लगाना होता है और एक जैक इंजन के नीचे एक इंजन का माउंटिंग पॉइंट होता है, वहां पर लगाना पड़ता है, जिससे इंजन थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठ जाता है। अगर आप देख सकते हो तो इंजन जब ऐसे उठ जाएगा तो यहाँ पर जो नीचे का इंजन माउंट है वो आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बताया आपको 3 नट नीचे होते हैं और एक सेंटर में होता है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले जो इसका नट है सारे रिमूव कर लेने हैं, और उसके बाद आपको यहाँ से ये इंजन माउंट ऐसे रिमूव करना है। ड्राइवर साइड का थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो टेक योर टाइम। एक एंगल पर निकलता है तो आपको लिफ्ट करना पड़ेगा इंजन को। पुराने और नए इंजन माउंट के अंदर आप देख सकते हो काफी ज्यादा डिफरेंस है, ऑल्दो इतना देखने में फिजिकली नहीं लगेगा आपको, बट जो रबर है वो ऑन आउट हो जाती है, कभी कभी ये लीक भी कर जाता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो अब इसके नए इंजन माउंट को इंस्टॉल करते हैं। इंजन माउंट इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड का हमने ऐसे इंस्टॉल कर दिया था, और इसके तीनों जो नीचे के नट है उनको भी आपको देखना पड़ेगा। राइट साइड का जैसे कि मैंने बताया बहुत ट्रिकी है, तो हमने बाद में एयर जैक से ऐसे इसको थोड़ा सा टिल्ट किया था तो ये रिमूव हो गया था। उसके बाद इसके ट्रांसमिशन पर ध्यान दिया गया था। इसकी ट्रांसमिशन का जो माउंटिंग है वो भी चेंज की गई थी, जो गियर बॉक्स माउंटिंग होती है, तो उसको भी चेंज करने के बाद अब फाइनली इंजन का लगभग सारा काम हो गया है। और यहाँ पर ये अलॉय पेंट हो चुके थे और इसको बैलेंस भी करवा दिया गया था। अगर आप कभी भी व्हील पेंट करते हो तो मेक श्योर कि जो पुराने बैलेंसिंग के लिए वेट्स लगाए जाते हैं रिमूव कर अच्छे से सैंड कर ऐसे पेंट करो ताकि जो अलॉय है उसको थोड़ा सा और ग्रेस आए। उसके बाद इसको दोबारा लगाने से पहले आपको दोबारा बैलेंसिंग करानी चाहिए। उसके बाद इसके जो नीचे जुगाड़ किया हुआ था जिसने पहले, और ये सीट जिसकी वजह से नहीं चल रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हो बीच में मोटर और यहाँ पे काफी चीजें टूटी हुई हैं। और ये जो आप रॉड देख रहे हो, ये रॉड जो वेल्डिंग करते हो वो वाली रॉड लगाई हुई थी, तो इससे कोई फायदा नहीं होता और ना ही ये सीट आगे पीछे जा रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये सीट थोड़ी सी आगे पीछे जाती थी, वो भी टिल्ट होती थी, आगे पीछे भी नहीं। ये नीचे का जो ट्रैक है, इसका ट्रैक के साइड में जो सेंटर में जो इसकी माउंटिंग होती है मोटर की और इसकी जो रॉड होती है वो रॉड टूट चुकी थी। हमको फैब्रिकेट करनी पड़ी। पहले हमने इसको काफी रॉड के साथ टेस्ट किया। पतली रॉड को टेस्ट करने के बाद जब ये काम नहीं किया, थोड़ी हैवी रॉड के साथ इसको दोबारा लगाया तो ये चलने लग गया था। ये मोटर जो आप देख रहे हो, ये मोटर भी रिप्लेस की गई थी। ये मोटर भी पहले खराब थी। वेल्डिंग की वायर लगा रखी थी यहाँ पर। इतनी पतली से इतनी बड़ी भारी सीट थोड़ी मूव हो गई यार। 2-3 बार ये पहले ठीक हो चुकी थी, बट ये कामयाब कभी नहीं होती थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आगे पीछे ये आसानी से मोटर मूव करती है, तो इसको ऐसे पीछे और आगे कर सकते हो आप। और यहाँ पर ये अभी मोटर वाइब्रेट कर रही थी क्योंकि इसको अभी हमने टेम्परेरी लगाया था सिर्फ चेक करने के लिए कि ट्रैक्स आगे पीछे मूव हो रहे हैं या नहीं स्मूथली। जो हमने रॉड लगाई थी उसके बाद ये मोटर चलने लग गई थी आगे पीछे। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर हम वायर को ग्राउंड करते हैं तो ये पीछे जाने लगती है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे मैं दोबारा पीछे लगा कर दिखाऊं तो अभी पूरी की
पूरी सीट के जो ट्रैक है वो आराम से पीछे जा रहे हैं। थोड़ी सी अभी ये मोटर हिल रही थी, बट उसके बाद में आखिरी में माउंटिंग अभी दिया नहीं था हमने, तो इसके माउंटिंग पॉइंट बाद में बनाए जाएंगे जब ये पूरा ढंग से चलने लग जाएगी। उसके बाद हम इसको आगे चला सकते हैं ऐसे। और इसके जितने भी ट्रैक्स थे उसके अंदर ऑयलिंग की गई थी, क्योंकि ट्रैक्स दोनों साइड पर बहुत ज्यादा गंदे थे। पेट्रोल से साफ किया गया, उसके बाद इसकी ऑयलिंग हुई, ग्रीसिंग हुई, उसके बाद ये ट्रैक भी आगे पीछे चलने लग गए थे। और यहाँ पर देख सकते हो ये पूरी सीट आगे भी जाती है, पूरी सीट पीछे भी जाती है। उसके बाद एंड में ये देख सकते हो यहाँ पर एक हमने वेल्ड किया था ताकि ये इसकी माउंटिंग बन जाए। दूसरी साइड पर वेल्ड नहीं किया था क्योंकि सीट की जो यहाँ पर सीट अगर इसके ऊपर रखते हैं तो सीट यहाँ पर अड़ रही थी, तो इसलिए इसकी दूसरी साइड पर माउंटिंग हमने नहीं की। बट आप देख सकते हो आगे पीछे अभी के लिए चल रही है, बट बाद में हमको इसको नीचे के ट्रैक चेंज करने पड़ेंगे। तो ओनर अभी बोल रहे थे बस इसको अभी ऐसा कर दो कि काम चला लें, और इसके लिए मैंने उनको चार्ज भी नहीं किया था। दिस वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट और इसकी कोई भी कॉस्ट ऐड नहीं की थी बिल के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो सीट पीछे भी जा रही थी और सीट आगे भी जा रही। तो पहले जहाँ पर ये टिल्ट होती थी उसके हिसाब से तो अब बहुत ज्यादा ठीक हो गया ये, कि आप सीट को कम से कम आगे पीछे तो कर सकते हो। पहले तो अगर आपको आगे करनी है तो हो ही नहीं रही थी। उसके बाद इसके इंटीरियर को फाइनल वाइप डाउन किया गया था, क्योंकि आते ही एक बार तो साफ हुआ था, बट जाने से पहले एक बार दोबारा सारे इंटीरियर को क्लीन किया गया था। और इंटीरियर जैसे पहला था वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ, और अब बाद में जो इंटीरियर है वो भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद इसका जो ड्राइवर साइड का हैंडल है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाया था, बट यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों की कंडीशन, पुराना कैसा था और नया कैसा था। इसमें दिन रात का फर्क है। और जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो सबसे पहले यही होता है आपका टचिंग पॉइंट, मतलब जिससे आप दरवाजा बंद करते हो। उसके बाद जो इसके पीछे के डिग्गी के शॉकर थे वो लगाए गए थे, और उसके बाद डिग्गी अब अपने आप खुल जाती है, और पहले डिग्गी ऐसे खुलती थी। उसके बाद जब सब कुछ हो गया था तो आखिरी के अंदर इसको बफिंग किया गया था पेंट करने के बाद। इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर, दोनों फेंडर, दोनों साइड स्कर्ट और राइट रियर क्वार्टर पैनल पेंट किया गया था। ये ब्लैक कलर को पेंट करना, वो भी जिसके अंदर पर्ल्स हो, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट एट द एंड द रिजल्ट वाज फैबुलस और गाड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद मैं आपको जब ये बफिंग हो जाएगी उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में दिन रात का फर्क है पहले और अब में। तो यहाँ पर बफिंग बोनट की सारी बॉडी की हुई थी, तो उसके बाद गाड़ी में बहुत ज्यादा ग्रेस आ गई थी। जैसे कि देख सकते हो राइट साइड का जो ये अभी फेंडर है इसको थोड़ा वेट सैंड किया गया था, क्योंकि अभी राइट साइड का फेंडर भी, दोनों साइड के फेंडर, बम्पर, दोनों साइड स्कर्ट, रियर क्वार्टर पैनल हाफ जहां पर रस्ट हो रहा था, वो सारा ही इसके अंदर बिल्कुल कलर मैच करके दिया था कि इसका जो कलर है वो वाटर बेस्ड होता है, और अगर उसको आप थोड़ा सा भी चेंज कर दो तो गाड़ी में बहुत अजीब सा लगता है ब्लैक कलर में, स्पेशली जिसके अंदर स्पार्कल्स हो, पर्ल्स हो। दोनों जो बम्पर पर ध्यान होगा आपको, जो दोनों साइड के बम्पर थे वो दोनों के साइड में लटके हुए थे, और इसके जो मतलब जहाँ पर नट लगता है बम्पर में वो बिल्कुल टूटा हुआ था, वहाँ पे था ही नहीं। तो बम्पर को रिमूव किया गया था और इसको प्लास्टिक वेल्ड किया गया था बहुत ही अच्छे से। उसके बाद अब दोनों साइड का जो बम्पर है उसके अंदर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई हुई है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बम्पर रिपेयर हुआ था, क्योंकि बम्पर को रिपेयर किया था तो बम्पर को गाड़ी से उतार कर पेंट किया गया था। उसके साथ जितनी भी ग्रिल्स थी उनको रिमूव कर दिया गया था। सामने जो सेंटर की ग्रिल होती है, किडनी ग्रिल, वो भी चेंज की गई थी, उसको ग्लॉस ब्लैक में पेंट किया गया था सेम कलर में जिसमें बम्पर था, और इनके जो अलॉय थे वो भी ग्लॉस ब्लैक में पेंट हुए थे। सो बफिंग होने देते हैं, उसके बाद इस गाड़ी को वॉश किया जाएगा, और वॉश करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल कंडीशन दिखाऊंगा कि अब गाड़ी की कंडीशन कैसी है वर्सेस जो पहले जब आई थी गाड़ी जब कैसी थी। और यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी को वॉश होते हुए आप यहाँ पर जो गाड़ी है, यहाँ पर दोनों साइड के जो बम्पर हैं वो देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर ही बम्पर हो गया था। जब मैं गाड़ी स्टार्टिंग में देखी थी मेरे को नहीं लगा था कि इतना अच्छे से बम्पर हो जाएगा सेट, बट यहाँ पर देख सकते हो दोनों साइड पर पहले कैसा था और अब कैसा है। कैलिपर्स होते हैं चारों साइड पर, वो भी पेंट किए गए थे ग्लॉस ब्लैक के अंदर, और यहाँ पर आप शाइन देख सकते हो पेंट के अंदर कितनी शाइन है। ये अभी ग्रिल नहीं लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर इसके आगे का जो कंडेंसर है उसको भी साफ किया गया था। इसके कंडेंसर को इसलिए साफ किया गया था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी थी और ये आगे जाकर एसी पर इफेक्ट आता। तो अभी किडनी ग्रिल उतरी हुई थी तो सबसे पहले हमने सोचा कि इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया जाए। यहाँ पर जब भी आप अपना कंडेंसर साफ कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो पानी का प्रेशर है या फिर आगे की नोजल हो उसको ऐसे सेट करना कि वो एक सीधी डायरेक्ट आपके कंडेंसर को टच ना करे, उससे वो खराब हो सकता है, उसकी फिन्स मुड़ सकती है। गाड़ी को पूरा हैंड वॉश करने के बाद, क्योंकि अभी इस पर बफिंग हुई थी, उसके बाद अब इसको वापस एक आखिरी फाइनल
वॉश किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो क्लैरिटी है, थोड़ी जो शाइन है, डेप्थ है, वो इस पेंट के अंदर आ गई थी वर्सेस जब पहले लेके आए थे तो उसमें इतना डेप्थ नहीं था। यहाँ पर अलॉय व्हील्स बहुत प्यारे पेंट हुए हैं और बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ओवरऑल कार को। ये पहले ऐसे अलॉय व्हील हैं मेरे को जो OEM अलॉय हैं जो अच्छे लग रहे हैं पेंट करने के बाद, नहीं तो ज्यादातर अलॉय अगर आप कंपनी वाले पेंट करते हो तो अच्छे नहीं लगते। ये अलॉय और ये पेंट काफी अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद इसको वाइप डाउन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो रस्ट हो रहा था, यहाँ पर जो पहले पेंट था उसमें और अब में कितना डिफरेंस है। राइट साइड के पूरे आप देख सकते हो बिल्कुल ग्लास फिनिश हो चुका है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि गाड़ी कहीं से पेंट है। फेंडर और बोनट पर बहुत सारे स्क्रैचेस थे और फ्रंट बम्पर की तो हालत आपने देखी थी। आगे जो आप यहाँ पर वी ब्रेस देख रहे हो इसको भी ब्लैक पेंट किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर हमारा बम्पर लटका हुआ था उसमें और अब में कितना डिफरेंस है। और अगर इसके यहाँ पर खींचूंगा तो यहाँ पर ये फेंडर से निकलेगा नहीं। और यहाँ पर अलॉय व्हील की कंडीशन देख सकते हो और पूरी यहाँ पर लेफ्ट साइड पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर फेंडर और जितनी भी चीजें हमने पेंट की उसमें कोई भी आप फर्क नहीं बता सकते। दोनों साइड के बम्पर एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाऊं मैं दोबारा राइट साइड से, तो जो पूरी राइट की प्रोफाइल है यहाँ पर आप देख सकते हो, साइड स्कर्ट भी। और ये ब्लैक कलर जब ऐसे पेंट होकर रहता है तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऑल्दो इंडिया के अंदर इतना मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ब्लैक कलर जब पूरा बफ्ड आउट हो और ऐसे साफ हो तो ब्लैक कलर से अच्छा कलर नहीं इन माय ओपिनियन कार के लिए। और कुछ गाड़ियों पर क्रोम अच्छा नहीं लगता, बट इस गाड़ी पर ब्लैक के साथ क्रोम अच्छा लग रहा है। मेरी F10 व्हाइट कलर की है इसलिए मेरे को उसके ऊपर क्रोम इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप ऐसे टाइम पर सारी गाड़ी बफिंग करते हो तो जो छोटे मोटे स्क्रैचेस होते हैं वो भी साफ हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको इंटीरियर में दिखाता हूँ। इंटीरियर की कंडीशन पहले और अब में जो डिफरेंस है वो डे एंड नाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले डोर हैंडल और यहाँ पर पूरी सीट की कंडीशन कैसी होती थी अब देख सकते हो। आप कारपेट्स की कंडीशन देख सकते हो जो पहले होती थी और अब होती थी। इसके अंदर सीट्स को रिमूव नहीं किया गया था, कारपेट्स को रिमूव नहीं किया गया था। ये गाड़ी के अंदर ही क्लीन हुआ है सब कुछ। और ये अब इंटीरियर बहुत ज्यादा साफ लग रहा है। अब आपको ड्राइवर साइड का दिखा देता हूँ मैं। तो अगेन ड्राइवर साइड की सीट और जितने भी मैट्स एंड ऑल है नीचे के वो सारे ही बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और अंदर से बेज। यहाँ पर आप देख सकते हो सारी सीट की कंडीशन। अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठूं यहाँ पर आप डैशबोर्ड की कंडीशन भी देख सकते हो ओवरऑल। उसके बाद देख सकते हो जो पैसेंजर साइड की सीट है, डोर हैंडल और पैसेंजर साइड का कारपेट है नीचे, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर हो गया है। सेंटर आर्म रेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अगर बेज इंटीरियर साफ हो तो ही अच्छा लगता है, अदरवाइज ये गंदा इंटीरियर अच्छा नहीं लगता। डार्क कलर होता है तो थोड़ा बहुत साफ ना भी हो तो भी चलता है, बट बेज या लाइट कलर इंटीरियर को साफ करना पड़ता है। पूरा हेडलाइनर साफ हुआ था यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसको ज्यादा सोक नहीं किया गया था क्योंकि हेडलाइनर आगे जाके सैग ना करने लग जाए। उसके बाद मैं आपको पैसेंजर साइड का डोर भी दिखाता हूँ। सीट को पीछे कर भी आप देख सकते हो कोई भी चीज यहाँ पर छोड़ी नहीं गई है। पीछे आगे कैसे भी कर लो सीट, आपको कोई स्पॉट नहीं दिखेगा कि आप वो साफ नहीं हुआ हो। तो ये सारा का सारा बहुत ही अच्छे से साफ किया गया है। यहाँ पर आपने पहले देखा होगा कि कंडीशन कैसी थी और अब इंटीरियर की कंडीशन कैसी है। और यहाँ पर पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस एंगल से। सीट जो पीछे वाली है ये ऐसे ही लग रही है कि बिल्कुल नई सीट्स इंस्टॉल कर दी गई हूँ। तो साफ होने के बाद ये इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ड्राइवर साइड का जो डोर था वहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये तो लेदर खराब हो चुका है, बट ओवरऑल जो यहाँ पर हैंडल था और जो वैसे लेदर था वो बिल्कुल क्लीन है। अगर आपने पहले ध्यान किया था तो हेडलाइनर पर वाटर स्पॉट्स थे हर जगह पर। यहाँ पर पानी लीक हो रहा था पहले सनरूफ में, ड्रेन क्लॉग थे तो वो भी खोल दिए गए थे। उसके बाद अब दोबारा पानी नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेंटर में बेल्ट जहाँ से आती है उसको भी साफ किया गया था। तो डिग्गी पहले ऐसे ओपन होती थी, अब ये डिग्गी ऐसे ओपन होती है। तो चारों अलॉय और सब कुछ पेंट करने के बाद अब इस गाड़ी को हमको वापस डिलीवर करके आना था। उसके लिए हम एक दूसरी गाड़ी लेके गए थे, मेरी ऑडी A8L। और यहाँ से राजस्थान अराउंड 200 किलोमीटर दिखा रहा था, 4 घंटे 3 घंटे 40-50 मिनट का रास्ता दिखा रहा था गूगल मैप से। बट हम आराम से गए थे क्योंकि आगे रोड बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, तो हमको अराउंड 5-5.5 घंटे लग गए थे, इससे ज़्यादा ही लग गए थे इनफैक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पहले यहाँ पर नीचे साइड स्कर्ट उतरी हुई थी वो भी अब फिक्स कर दी गई थी। और कहीं से भी इस गाड़ी पर ओवरऑल कहीं पर स्क्रैचेस वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे। अब यहाँ पर देख सकते हो जो हमने पेंट किया गया है वो पेंट मैच 100% हो चुका है और सारी गाड़ी को एक प्रॉपर वाइप डाउन कर दिया गया था। यहाँ पर जो रस्ट था वो आगे जाकर इस पूरे क्वार्टर पैनल को खराब कर सकता था। और यहाँ पर राइट प्रोफाइल आप देख सकते हो ब्लैक कलर में बहुत ही सुंदर लग रही है ये कार। ना ही कस्टमर से गुड़गांव से रोहतक आने का डीजल लिया गया था, ना ही रोहतक से उनके घर तक अलवर छोड़ने के लिए डीजल के पैसे लिए गए थे। ये सारे ऑन हाउस था। ये जो डिलीवरी की थी मैं पर्सनली गया था और मेरे कुछ फ्रेंड्स गए थे मेरे साथ में, हम इनको इस गाड़ी को डिलीवर करने के लिए। तो जितने भी डीजल लगा था मेरी
गाड़ी के अंदर या इनकी गाड़ी के अंदर ड्रॉप करते टाइम, मेरे को वापस आते टाइम उसका कोई भी पैसा कस्टमर से हमने नहीं लिया था, क्योंकि ये कस्टमर दुबई में रहते हैं और इनका मेरे पास फोन आया था, काफी इन्होंने काम कराया हमसे, तो फर्स्ट टाइम कस्टमर हमसे काम करा रहा है और वो दुबई से वापस आ चुके थे अलवर, तो इसलिए हम इसको वापस छोड़ने गए थे। आखिरी में जाते टाइम ये किडनी ग्रिल लगा दी गई थी और ये एक फिनिशिंग टच था। और यहाँ पर पीछे देख सकते हो जो वी ब्रेस है, जो पीछे की रॉड होती है, उसको भी पेंट किया गया था, तो काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद हम इसके अंदर डीजल डलवा रहे थे यहाँ पर पेट्रोल पंप पर, और तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ फाइनल गाड़ी कैसी लग रही थी वर्कशॉप से निकलने के बाद। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, ये गाड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। और दूसरी साइड पर हमारी ऑडी A8L खड़ी थी जो कि हमारा वेट कर रही थी। इस गाड़ी के जो पार्किंग सेंसर्स खराब थे वो पार्किंग सेंसर्स ठीक कर दिए गए थे। रिस्ट्रेंट सिस्टम इसके अंदर एरर थे, दोनों सीट बेल्ट के, वो कस्टमर बोल रहे थे अभी चेंज नहीं करना। आगे पीछे के सेंसर चल गए थे। एक मैं आपको फोटो यहाँ पर दिखा देता हूँ जब ये गाड़ी खड़ी थी, बहुत सुंदर लग रही थी कार। और यहाँ से हम रोहतक सिटी से वापस निकल रहे थे और ये गाड़ी आगे चल रही थी, ऑडी पीछे चल रही थी। यहाँ पर ये इन दोनों की फोटो भी है और यहाँ पर ये टनल थी अलवर के रास्ते के अंदर, तो उस टनल की वीडियो मैंने बनाई थी। उसके बाद ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोड आया था अलवर के अंदर, तो वहाँ की भी वीडियो मैंने शूट की थी। देख सकते हो बहुत ही सुंदर जगह है अलवर, मैं पहली बार विजिट कर रहा था। आई लव्ड दैट सिटी। तो यहाँ पर कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर दी थी, तो हम यहाँ पर इनके एक स्पॉट था वहां पर आए थे, हम थोड़ी देर बातें करी थी, फिर उसके बाद हम वापस निकल गए थे। ये था पार्ट 2 इस सीरीज का। और अगर आपको भी अपनी गाड़ी का काम करवाना है, कोई भी काम हो, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अभी इस चैनल पर एक ML की रेस्टोरेशन भी आएगी जो कि हमारे पास आई हुई है। ये गाड़ी 3 साल के बाद स्टार्ट करी गई थी और इसको हम पूरा रेस्टोर करेंगे, इसके एयर सस्पेंशन को चेंज करेंगे, इंटीरियर साफ करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर, हेडलाइट्स को बफ किया जाएगा। इस चैनल पर नेक्स्ट BMW जो हमारी 3000 है उसके ऊपर भी वीडियो आएंगी, ऑडी पर भी वीडियो आनी बाकी है। अगर आप ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। Train years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh, oh.